Hello student, this is class 7th civics chapter number 1st, equality before the law. This is second video of this chapter. Before continue this chapter, let's recap what we learned in previous video. In previous video we learned about equality before law. Equality before law means all individuals are equal before law. No one is above the law. मीन्स सभी लोग कानून के सामने क्या है, इक्वल हैं. इसका क्या मतलब था, पढ़ा था हमने, चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर एक छोटा सा कोई लेबर हो, सभी लोग कानून के समक्ष एक समान रहेंगे. मतलब सभी के लिए इक्वल लॉ है. किसी भी जाति धर्म का हो, ठीक है, किसी भी लिंग का हो, सभी लोग क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे कानून के समक्ष. ये हमने पढ़ा था इक्वलिटी बिफोर लॉ. सेकेंड चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इसका क्या मतलब था कि इक्वल सरकमटेंस में आने वाले सभी के ऊपर जो लॉ है, कानून है, वो इक्वली लगेगा. मतलब लॉ उनके साथ लॉ के द्वारा उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. इसका क्या मतलब हुआ, सरकमटेंस, इक्वल सरकमटेंस होनी चाहिए, तभी उनके साथ क्या है, इक्वली लॉ द्वारा ट्रीट किया जाएगा. जैसे कि सपोज एक एग्जांपल भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अगर हम यहाँ देखें टैक्स सिस्टम डिपेंड करता है सैलरी पे हमारे यहाँ, कि जिसके पास जितनी ज़्यादा सैलरी है उसको क्या है, टैक्स उतना ज़्यादा होता है. यदि हम क्या करें, इक्वल सरकमटेंस का यूज़ नहीं करें तो क्या होगा, सभी को टैक्स पे करना पड़ेगा. तो जो बहुत कम कमाता है उसको भी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा. इसलिए क्या है, इसके लिए स्लैब अलग अलग बनाई गई है कि एक जैसे सरकमटेंस में एक जैसे कमाने वालों के लिए क्या है, इक्वल टैक्स लगेगा, और जो कम कमाते हैं उनको कम टैक्स पे करना पड़ेगा. तो ये था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. अब क्लासिफिकेशन था कि क्लासिफिकेशन अब क्या किया जाए, अकॉर्डिंग टू सरकमटेंस क्लासिफिकेशन किया जाए. और उसमें भी आपने पढ़ा था कि एक जैसे सरकमटेंस के लिए क्या होना चाहिए, एक जैसे सरकमटेंस के लोगों के लिए एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए. सपोज करो फिज़िकल हैंडीकैप्ड जो थे, फिज़िकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए जो क्लासिफिकेशन है उनको अलग उसमें रखा जाना चाहिए, और जो क्या है, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड नहीं है उनको अलग कैटेगरी में रखा जाना चाहिए. तो ये क्या है, एक तरीके से कहा जाए तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन है, क्लास लेजिस्लेशन है. ठीक है, जो लेजिस्लेटर्स द्वारा क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन. व्हाट इज़ रीजनेबल क्लासिफिकेशन? द लेजिस्लेटर्स कैन treat two set of person differently if their classification made on reasonable basis. अगर रीजनेबल बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है तो क्या होगा, जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो कानून को बनाने वाले हैं, वो उनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंटली ट्रीट कर सकते हैं. अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन ए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन की जो फाउंडेशन है वो किस पे होनी चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे होनी चाहिए. अब क्या है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया? विच मीन्स दैट पर्सन और ए थिंग दैट आर ग्रुप टुगेदर मेक ए वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट क्लास एंड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दोज हु आर लेफ्ट आउट ऑफ द ग्रुप. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने क्लासिफिकेशन किया, अगर हमने दो सेट बनाए हैं क्लासिफिकेशन के, अलग अलग सेट बनाए हैं, तो उसके पास हमारा एक कारण होना चाहिए कि एक वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट क्लास होनी चाहिए कि क्यों हमने दोनों को अलग अलग किया हुआ है. जो हमने छोड़ दिए जो लोग, उनमें और जो एक ग्रुप में आए उनमें क्या डिफरेंस है, ये कहलाता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. Further, this basis of classification should have rational nexus to the object sought to be achieved by the legislation in the question. अब उनका क्या होना चाहिए, रैशनल नेक्सस होना चाहिए. जो भी हमने ग्रुप किया उसका क्या होना चाहिए, रैशनल नेक्सस होना चाहिए. मतलब हमारे पास एक तार्किक उत्तर होना चाहिए कि क्यों हमने क्या है, कोई तर्क के अनुसार क्यों हमने दो अलग अलग ग्रुप को बनाया है, किस तरीके से ना अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है
The maternity benefit law apply to working women to the way to maternity, not other, because the object of maternity benefit law to give the certain privilege only to women who become mother at the time of their needs. Hence the classification and woman and man is based on a इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. अब किस तरीके से एक क्लासिफिकेशन किया है कि जो औरत है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो मतलब मैटरनिटी लीव लेडीज़ को मिलती है, जो क्या करती है, उनको एक प्रिविलेज मिलती है कि उनको क्या दी जाएगी, मैटरनिटी लीव दी जाएगी. लेकिन ये उन्हीं को मिलती है जो मैटरनिटी ये क्या मैटरनिटी बेनिफिट्स जो है लॉ के द्वारा उन्हीं वुमेंस को दिया जाता है जो वुमेंस क्या होती है, मदर बनती हैं. ठीक है ना. और इस तरीके से यदि हम कहें कि क्लासिफिकेशन मैन और वुमेन का है, और ये क्लासिफिकेशन क्या है, एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है. क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक मदर जब क्या एक वुमेन जो है जब मदर बन रही है उस समय उसको छुट्टियों की ज़रूरत है, मैटरनिटी लीव्स और उसके बेनिफिट की ज़रूरत है मेंस के कंपेयर में. तो ये क्लासिफिकेशन दोनों का है. और ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें रीज़न भी है, ठीक है ना, रैशनल नेक्सस भी है. इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है. Another illustrate in the tax laws, classification may be made for the purpose of taxing or not taxing certain classes of property. Charities, libraries are exempted from certain tax where other properties are not. अब इसी तरीके से टैक्स लॉ है जो उसको अगर हम देखें उसके लिए भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है. और ये क्लासिफिकेशन भी किया हुआ है कि किस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा और किस प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगेगा. जैसे चैरिटी है, लाइब्रेरी है, ये क्या है, टैक्स से बाहर है, इनको टैक्स पे करने का वो नहीं, टैक्स पे नहीं करती हैं, इनको छूट दे रखी है टैक्स पे करने के लिए. जबकि कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनको छूट नहीं है, उनको टैक्स पे करना पड़ता है. ठीक है. अब हमने जो ये पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, ठीक है, ये हमने पढ़ा कि ठीक है इक्वल है लॉ के सामने. जो लॉ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी लोग इक्वल हैं. लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन और लॉ में हमने पढ़ा कि सरकमटेंसेस के अनुसार हम क्या करते हैं, लॉ कैटेगरी डिवाइड करते हैं. जो कैटेगरी डिवाइड की जो क्लासिफिकेशन किया वो किस बिहाफ पे किया है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बिहाफ पे हमने या हमारे लेजिस्लेचर्स ने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है. अब नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको माना जाता है कि वो क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, द फाउंडेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोएट्री एंड सॉन्ग ऑन द इक्वलिटी इज द रिकॉग्नाइजेशन दैट ऑल पीपल आर इक्वल. अब देखिए जो हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लिविंग डॉक्यूमेंट्स माना गया है. ठीक है. और वो क्या है, हमारे जितने भी जस्टिस के मूवमेंट्स हैं उन सब का वो क्या है, फाउंडेशन है. और यहाँ तक कि क्या जाए जो इसकी इक्वलिटी है वो पोइट्री में, सॉन्ग्स में, ठीक है ना, भी बोला गया है कि भारत के सभी जो हैं लोग जो हैं वो इक्वल हैं. एज यू नो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी पर्सन जो हैं वो इक्वल हैं. Movement and struggle for equality in Indian continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice to all. और बार बार मूवमेंट होते गए, स्ट्रगल चलता गया, संघर्ष चलता गया है किसके लिए, भारत में की इक्वलिटी के लिए लगातार ये चलता आ रहा है. ठीक है ना, कि और जस्टिस के लिए कि भाई सबके लिए इक्वल जस्टिस हो. ये मूवमेंट, ये स्ट्रगल्स हमारे चलता आ रहा है भारत में. By constantly referring to the constitution they use it living document, that is something that has real meaning in our lives. In a democracy there are always community and individual trying to expand the idea of democracy and push for greater recognition of equality on existing as well as new issue. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है,
हमेशा कम्युनिटी या तो कोई कम्युनिटी सोसाइटी या कोई अकेला आदमी भी हमेशा अपने आइडियाज़ देने में लगा रहता है, जिससे क्या हो, इक्वलिटी जो है एग्जिस्ट होते रहे, नए नए इश्यूज़ उठाता रहता है। इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी आर सेंट्रल टू द डेमोक्रेसी। और कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी जो है उसका सेंटर है इक्वलिटी, जो उसका क्या है, केंद्र बिंदु है इक्वलिटी। In this book, we have tried to highlight issues that pose a challenge to this idea of equality in the democracy. This, as you have read, including a privatization of health service in the country, the increasing control that business houses exert on the media, the low value given to the women in their work, and low earning made by the small farmer who grow cotton. अब बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होता गया, इक्वलिटी के लिए एक चैलेंज बनता चला गया। जैसे कि क्या है, बिजनेस पे कंट्रोल होता चला गया कुछ मीडिया लोगों का, ठीक है ना, बिजनेस हाउसेस का। इसी तरीके से जो औरतें हैं जिनको क्या होती है, जिनकी वैल्यू कम आकी जाती है काम करने में, और छोटे छोटे फार्मर हैं जिनकी अर्निंग कम है। दिस इशू सस्टेनली अफेक्ट पुअर एंड marginalized community and therefore concern economic and social inequality in the country। अब जो ये इश्यूज़ हैं, ठीक है, कम तनख्वाह मिलना, औरत के जो औरतें हैं उनकी भी क्या है, कम वैल्यू मानना उनकी, तो इससे क्या हो रहा है, ज़्यादातर इसका नुकसान क्या हुआ है, गरीब को हुआ है, और ऐसी कम्युनिटी को हुआ है जो क्या है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, SC ST जो है, बच्चे हैं, वीक कम्युनिटी है, उनको हुआ है। और इससे क्या हुआ, इसका रिलेशन किससे, देश की सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी के ऊपर पड़ता है। दिस इज़ द कोर ऑफ स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी इन द डेमोक्रेसी। द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन only be realized if they have adequate resources to support and nourish their families and if they are not discriminated against। और क्या होगा, यदि हर एक आदमी को सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है ना, उसकी, तो क्या होगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, भेदभाव से दूर जा सकते हैं। तो ये था, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।